आइए एक कोशिश और करें, पटना चलें, शशांक भूषण से बात करें। शशांक, अगर आपको आवाज मिल रही हो, रेलवे बजट में क्या बिहार को उसका ड्यू मिला? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, रेल के बजट से बिहार वासियों को कम से कम ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। लोगों को जो उम्मीदें थी कि बिहार के लिए कुछ खास दिया जाएगा, उस मामले पे बिहार को वो चीज़ नहीं मिला है। जो बुलेट ट्रेन की बात हुई है वो मुंबई और अहमदाबाद के लिए की गई है, बिहार के लिए जनसाधारण एक्सप्रेस दिए गए हैं। तो ये लोगों को लग रहा है कि बिहार को उस लायक नहीं समझा गया जो कि बिहार को मिल चाहिए था। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या चाह रहे थे, बिहार को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिल पाया। देखिए, रेलवे लोगों से जुड़ी हुई संस्था है और लोग, गरीब लोग जो भी हैं वो रेल से ही सवारी करते हैं। तो पहली बात है कि रेलवे का जो किराया बढ़ा, वो गरीब प्रदेश के जो भी लोग थे उनके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। करीब करीब 14% का हाइक है। ये जरूर है कि अभी से कुछ दिन पहले जब हम टेम्पो पे चढ़ते थे और 4 रुपये भाड़ा देते थे, आज हम 10 रुपये दे रहे हैं। वो लोगों को ठीक लगता है, लेकिन जब हम रेल पे जाते हैं तो समझते हैं कि भाई रेल अपना है और एक गरीबों की सवारी है, और 14% का हाइक बहुत ज्यादा है। नहीं, बिहार के लिए क्या और चाहिए था जो कि नहीं मिला? बिहार के लिए एक तो सबसे पहले कि रेलवे विद्युतीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदले जाने की आवश्यकता थी, जो बहुत धीमे स्तर पे है। जो योजनाएं लंबी पड़ी थी उसे पूरा करना था। घोषणाएं बहुत होती रही हैं इससे पहले भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। अभी से 10 मिनट पहले आपने देखा होगा पटना रेलवे स्टेशन पे पुरानी परियोजनाएं बहुत सारी लंबी क्या क्या चाह रहे थे, क्या? देखिए, पुरानी परियोजनाएं जो भी हमारे यहाँ लंबी थी उसे तो पहले धन मुहैया करा के, चूंकि धन की काफी ज्यादा आवश्यकता है और धन की कमी है रेलवे के पास, तो नई योजनाएं लागू करने से पहले पुरानी योजनाओं को पैसा देकर उसे पूरा करवाया जाना अति आवश्यक था, जो हो नहीं पाया है। पिछले 10 साल में तो बिल्कुल नहीं हो पाया। अब नई सरकार आई है, उन्होंने नई योजनाएं जो लागू करने की बात कही है, जो बहुत कम मात्रा में, अभी पूरी तरीके से जो रेल बजट है वो फ्लैश भी नहीं हो पाया है कि बिहार को एक्चुअली मिला क्या है या किसी प्रदेश को एक्चुअली मिला क्या है। लेकिन जो कमोबेश स्थिति ये है कि जो भी पैसा रेलवे के पास है और जो भी योजनाएं लंबित पड़ी हुई है, क्या वो ससमय समाप्त हो पाएगा। दूसरी चीज, रेलवे की जो सफाई, जानते हैं और लोगों से, आपको क्या चाह रहे थे, क्या बिहार में क्या चाहिए था बिहार की? सर, इतना कहना है, बिहार की मंत्री, रेलवे मंत्री लालू को इतने दिन तक यहाँ हमने इतना टाइम दिया, जो उस हिसाब से कुछ नहीं है। साउथ की रेल पे आप देखो, कोई रेल भी कोई टाइम के हिसाब से चलता है, लेकिन हमारी जो बिहार, वेस्ट बंगाल, इतना की जो रेल है वो हमेशा ही लेट चलता है। ऐसा नहीं है जो 1 आवर्स 2 आवर्स, ऐसा नहीं है, 24 घंटे की लेट चलता है। लेकिन ये क्या है ना, हमारी दुर्बलता है जो बिहार की जो है, हमने बहुत दिन तक इन्हें समर्थन किया और इतना फैसिलिटी दिया। रेल बजट सर साउथ और महाराष्ट्र बेसिक बजट है ये, और बिहार के लिए कुछ देर देखा नहीं गया है, क्योंकि बिहार से जो लोग यहाँ जाते हैं, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र जितने भी हैं, अधिकतर बिहार यूपी से ही जाते हैं। उनके लिए सुविधा के लिए कुछ नहीं किया है। और जो टाइमिंग है ट्रेन का, अधिकतर गाड़ी, संपूर्ण क्रांति तक गाड़ी 4 घंटा 10 घंटा तक लेट चलती है। वो टाइमिंग में सुधार होना चाहिए था। और ये फुल्ली आपको महाराष्ट्र और साउथ बेस्ट प्रोजेक्ट है, ये बिहार के लिए कुछ नहीं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि पूरा जो रेल बजट है, मेरे अरमान फिर भी कम निकले, ये समझ में आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमने देखा कि क्या मिला और लोगों की अपेक्षाएं अब भी कम हैं। बहरहाल हमारे साथ समय के स्टूडियो में लाइव हैं अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरविंद मिश्रा साहब। बहुत स्वागत है आपका मिश्रा साहब। और ये क्या रेलवे बजट को लेकर आलोचनाएं कि आपने रेलवे को प्राइवेट करने की तरफ और ज्यादा एक पुश दे दिया, और पहले जो कोशिशें चल रही थी असल में उन्हीं को आपने अपनी क्रेडिट में गिना लिया इस सरकार ने, क्या इसको आप वाजिब मानते हैं? नहीं, ऐसा मत समझिए कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो कि ये दिखाती हो कि हम जो भारत रेल अभी काम कर रही है उसको प्राइवेट कर रहे हैं। जो हमने कहा इस बजट में वो ये कहा कि जो नई चीज़ें हैं वो क्या हैं, जैसे हाई स्पीड है या डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस है या पोर्ट कनेक्टिविटी है, उसमें हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन या एफडीआई का किसी भी रूप में हम स्वागत करते हैं। तो ये कहना कि हम भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करेंगे, ये तो बिल्कुल सही अंदेशा नहीं है, सही गणित नहीं है, और इस दिशा में हम आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं। अरुणेंद्र साहब का कहना यह है कि हमारा मकसद यह है कि यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाई जाएं और पहले से फंड की क्राइसिस में जो रेलवे है उसको उबारा जा सके, लेकिन इसको प्राइवेट
करने के लिए हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अंदेशे ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जिस एफडीआई के लिए विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पहले मुखर होकर विरोध किया करती थी अरुणेंद्र जी, अब उसी के लिए यह कहा जा रहा है कि एफडीआई के जरिए एक जो जरिया होगा जिससे उबारा जाएगा ट्रेन को क्राइसिस से, वो एक एफडीआई भी होगा, इसलिए लोग सशंकित हैं। नहीं, उनकी सशंकित भावना को थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि रेलवे ने सब कुछ अपना काम करना बंद कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया। ये फिर भी मैं कहना चाहता हूँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि एफडीआई, हाई स्पीड लाइंस, पोर्ट लाइंस, डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस, इसमें हम अभी आगे बढ़ने की सोच में हैं और प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्टेशन मैनेजमेंट में, स्टेशन डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टेशन पे जो सुविधाएं हैं अगर कोई प्राइवेट डेवलपर लेके आता है तो यात्रियों को बगैर खर्चे के मिलती हैं, लेकिन हम जो आएगा वो स्टेशन डेवलप करेगा और दूसरे माध्यम से अपनी आय अर्जित करेगा। एक और बात लोग समझना चाह रहे हैं, क्या आपको मतलब वहां पर सबसे बड़े ऑफिसर होने के नाते क्या आपको कहीं ये ब्रीफ भी मिलता है कि इन जगहों पर चुनाव है, जरा इसका ख्याल रखिएगा? नहीं, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा बड़ा, जैसे नई ट्रेन चलानी होती है तो हमारा देखते हैं हम लोग सिस्टम में कि कहाँ वेटिंग लिस्ट आने की ज़्यादा है और वापसी की क्या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ट्रेन चलाई जाती है। क्योंकि अगर ट्रेन खाली चले तो कोई फ़ायदा नहीं होता, देश का नुकसान होता है, रेलवे का नुकसान होता है, यात्रियों का नुकसान होता है। और जो डब्बे बनते हैं उस दिशा में जहाँ पे हमें फेस्टिवल रश है या कोई मेला का रश है या कोई नई ज़रूरत सामने आती है, तो इसलिए जितनी भी ट्रेनें हम चलाई जाती हैं उस दिशा में चलाई जाती हैं। और आप पहले भी देखेंगे नई ट्रेनों में ऐसा नहीं कि सब खाली, ये वेटिंग लिस्ट है ही नहीं। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि उसकी ज़रूरत है वहाँ पे। अब ये इसको किराए को लेकर भी लोगों में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। क्या ऐसा होता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने कोई एक फैसला लिया और उसको लागू करना क्या मजबूरी होती है? ये कहा जा रहा है कि ये प्रपोज्ड था जिसको हमने अमल में लाया है और उस समय उन लोगों ने चुनाव की वजह से इसको अमल में नहीं लाया था, जो हमको करना पड़ा। ये जो बजट से एन पहले जो इजाफा देखने को मिला है किरायों में, क्या ये इनएविटेबल था? क्या सरकार का तब का कोई ऐसा कदम था जिसको अब लागू करना इस सरकार के लिए जरूरी था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि रेलवे के अगर आप आगे बढ़ाना है तो रेलवे सिक इंडस्ट्री नहीं हो सकती, और अगर रेलवे सिक हो जाएगी तो फिर आगे बड़ा मुश्किल है रेलवे को बाहर निकलना। इसलिए उतना किराया बढ़ाना आवश्यक है जो रेलवे को अफ्लोट रखे और रेलवे की एफिशिएंसी बना के रखे। तो जो किराया बढ़ाया गया, जो बढ़ना चाहिए था फरवरी में और किसी कारणवश नहीं बढ़ पाया, वो अब बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट तो बढ़ना ही था क्योंकि वो डिसीजन पिछले साल लिया जा चुका था। तो ये तो बहुत ही आवश्यक था जो इतने सालों से नहीं बढ़ा किराया। तब आपने देखा होगा, हालांकि आपसे ये थोड़ा सियासी सवाल है और आपसे नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी उत्सुकता भी है कि यही फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट तब ये कहा जा रहा था कि इसको लेकर क्या हुआ करेगा, क्या जब दाम नीचे जाएंगे तो ये घटा भी करेगा क्या? क्यों आपने एक ऐसी चीज लगा दी जिसके संदर्भ में अभी लोग स्पष्ट नहीं है, और ये तो हमेशा लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें वेलफेयर स्टेट का भाव भी होना चाहिए, लोगों ने ये तब कहा था। इस पर आपकी सोच क्या है? नहीं, देखिए, फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट को समझना चाहिए कि अगर दाम बढ़ते हैं तो फ्यूल का जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है वो फेयर में बढ़ जाएगा, और दाम कम होते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसमें रेलवे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और जो चीज़ रेलवे के ऊपर वैसे लगी रही है वही चार्ज एक्स्ट्रा करा जा रहा है। इसलिए ये कम और ज़्यादा तो होता ही रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जी, अब सवाल ये भी कि बुलेट ट्रेन की एक तरफ चर्चा हुई, लोगों ने यह भी कहा कि घोषणाएं पहले भी ऐसी हुई हैं जिसमें संसद में ताली सुनने को मिली। हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने यह कह दिया कि तालियां मैं भी बटोर सकता हूं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता का मेरा कोई इरादा नहीं है। बुलेट ट्रेन के संदर्भ में क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या ये इस समय देश के लिए बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है? तब जबकि संवेदनशील स्टेशनों में भी हम ये देखते हैं कि कहीं पर मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, कई जगहों पर ट्रैक्स के रखरखाव में बड़ी दिक्कतें हैं। ऐसे में जब बुनियादी चीजों के लिए अभी काम नहीं हो पाए, क्या आपको लगता है हमको रेलवे को बुलेट ट्रेन की तरफ ले जाने के लिए काम करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि एक रेलवे ही तकनीकी प्रगति का सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। और अगर भारत के इतिहास को देखें, जब हम कलर टीवी लेके आए थे तब बात उठी थी कलर टीवी चाहिए क्या। जब ट्रेन हम श्रीनगर लेके पहुंचे तो क्या ज़रूरत थी इतना पैसा खर्च करने की, लेकिन ये सब अब रियलिटी है। वही बात अब हाई स्पीड को लेके प्रश्न पैदा होता है, क्या इसकी आवश्यकता है? इसका जवाब ये आवश्यकता है। वो इसलिए कि ये तकनीकी अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, और इसकी इसलिए ज़रूरत है कि रेलवे के साथ साथ देश को भी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ये सिटी के डीकंजेशन में बहुत महत्वपूर्ण होगा।
कहने का मकसद ये है कि अगर मान लीजिए दिल्ली से और आप जयपुर तक की ट्रेन हाई स्पीड चलाते हैं तो 235 किलोमीटर की दूरी ये 50 मिनट में पूरी करेगी। तो उस हालात में दिल्ली में रहने की बजाय जो आदमी जयपुर में रहते हैं वो दिल्ली आके शाम को वापस जा सकते हैं। तो उस नज़र से इसको सोचिए कि सिटी का डीकंजेशन, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रहिए और मेन सिटी में आइए और वापस चले जाइए। दाम ज़्यादा लगेगा, शुरुआत में ये दाम लगता है ज़्यादा क्यों, लेकिन इसका भी एक मॉडल बनाया जा सकता है जिससे यात्री को भाड़ा उतना देना पड़े जो वो दे सकता है। ये सबसे बड़ी खूबी होगी इस मॉडल की, और इसीलिए इसमें स्टडीज़ हो रही हैं कि क्या मॉडल चलाया जाए, कहाँ से फंडिंग की जाए, कौन सी तकनीक लाई जाए, क्या अलाइनमेंट हो, कहाँ गाड़ी रुकेगी, इस सब पे विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में यह निर्णय ले लिया गया कि हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण में भी कहा गया था कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल में हम हाई स्पीड चलाएंगे, तो उस क्वाड्रिलेटरल की एक चरण शुरुआत की गई है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल और हाई स्पीड ट्रेन, ये देश के लिए शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश को ग्लोबली शोकेस भी करना है और हमको ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं। चीन और जापान की श्रेणी में हम भी खड़े हो सकते हैं। बुनियादी काम अपनी तरफ से चलते रहेंगे, लेकिन साथ में ये सब भी किए जाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि पीपीपी का एक बार फिर से जिक्र हुआ अरुणेंद्र साहब, और कहा लालू प्रसाद यादव ने इस पर मुखर होकर कि वो जिक्र कर रहे हैं, हमने एक्सरसाइज करके देख लिया है। जो घाटे के वेंचर होते हैं वहां हाथ नहीं डालते वो लोग जिनको पैसों से मुनाफा कमाना होता है, और ये पीपीपी पहले भी कारगर नहीं साबित हुआ और एक बार जिक्र हुआ है। देख लीजिएगा आगे क्या होता है। देखिए, ये बात सही है कि पीपीपी को उतनी हमें सफलता नहीं मिली जितना कि हम सोच रहे थे, लेकिन इसका बुनियादी कारण भी समझना चाहिए। हमने कोई कहा, शर्त लगाई कि हम इस इलाके में पीपीपी चाहते हैं, जो इंडस्ट्री कहती थी हम इस इलाके की बजाय हम दूसरे इलाके में करना चाहते हैं, तो इन दोनों का कहीं तो संगम होना चाहिए। वो संगम अब हम करके दिखाने की इच्छा में है कि हम वो चीज़ लेना चाहेंगे जो आप इंडस्ट्री करना चाहती है। ये हमारे प्रायोरिटीज़ है। या आप कोई स्टेशन चुनना चाहते हैं तो हम स्टेशन चुनने की बजाय उनको कहेंगे कि आप बताएं आप कौन से स्टेशन चुनने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमारे मैच खाता है तो हम वो स्टेशन देने को तैयार हैं। आप डेवलप करिए और जो खर्चा होगा उसका एक नया मॉडल बनाइए जिससे यात्री के ऊपर अधिक भाड़ा ना लगे, लेकिन उसको सुविधा प्राप्त हो। इसके मॉडल अवेलेबल हैं और कई जगह ट्राई भी किए गए हैं। हमको उसका बस समझना है कि वो रेलवे में उसको कैसा समावेश करें जैसे रेलवे और यात्री दोनों को विन विन सिचुएशन हो, और जो पैसा लगाए इन्वेस्टर उसको भी विन विन सिचुएशन हो। अरुणेंद्र साहब हमारे साथ समय के स्टूडियो में लाइव हैं और उन्होंने बताया कि पीपीपी को उस तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। देखना पड़ेगा कि उनकी मंशा क्या है जो वहां प्रॉफिट मेकिंग के लिए पैसे लगाना चाहते हैं। यह भी समझना पड़ेगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी मजबूरियां क्या हैं, और रेलवे कितने कदम उनकी तरफ बढ़ा सकता है। अगर अपनी ही शर्तों पर आप चाहेंगे कि आप किसी से पैसे लगवा लें तो ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको बीच का कोई रास्ता निकालना होगा। क्या यह बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? पीपीपी के जरिए क्या उतने पैसे उगाए जा सकते हैं जितने की उम्मीद की जा रही है? रेलवे क्या अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रही है? क्या आजादी के बाद का यह पहला ऐसा बजट है, जैसा नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि आजादी के बाद का यह अनोखा ऐतिहासिक बजट है? किन मायनों में एक्सक्लूसिव मानते हैं? हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शामिल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस बजट को एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है, और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट, और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। कोर्ट के मामलों में तारीख पे तारीख, तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्य रत्न ग्रहमान बदल देते हैं। और बेकरारी से हमें इंतजार था कि अरुणेंद्र कुमार साहब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हमारे स्टूडियो पहुंचे और कुछ ऐसी बातें जो इस महकमे के टॉप ब्यूरोक्रेट होने के नाते वो हमें बता सकते हैं, उनसे हम एक्सक्लूसिवली जाने। और इस वक्त हमारे साथ वो बैठे हुए हैं और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और इत्मीनान से अब हम भी उनके करीब बैठ गए हैं। अरुणेंद्र साहब, अब बात ये कि कई बातें
हर बार बजट में सुनाई देती हैं और जिनमें से कई बहुत कर्णप्रिय होती हैं, जिनमें लगता है फौरन ताली बजाई जाए, लेकिन वो टाइम फ्रेम, टाइम लाइन के साथ उनकी घोषणाएं क्यों नहीं की जा सकती? क्या इसके लिए सरकार खुद कहीं संशय में होती है कि ये कर पाएंगे या नहीं, या असल में कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जिसकी व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता? देखिए, सबसे अच्छी समझनी चाहिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं और वो शुरुआत करने के समय आप निकले तो पता चला ज़मीन आपको एक्वायर करनी है, उस समय से नहीं हो पाई, या ज़मीन एक्वायर हो गई तो पता चला इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस बाकी है, या फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद उठी तो फिर कोई और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए टाइमलाइन जो बनती हैं, हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बनती हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन अडहियर नहीं हो पाती। फिर जब ये आगे बात बनती है तो पता चला तो क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? पहले के जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, जिनमें से 30 साल के पेंडिंग 4 प्रोजेक्ट्स का भी हवाला दिया गया, क्या ये माना जा सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल पेचीदगियां वहां भी रही हूं? मैं ये बताना चाहूंगा कि आप फिर प्रोजेक्ट्स तादाद में ज्यादा सैंक्शन कर देते हैं, इतने ज्यादा सैंक्शन कर देते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा सबको पैसा बांटना पड़ता है। तो ये हालात को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करें उसको स्टडी करके उतनी ही धनराशि दें जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है। और आप जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग पैसा कैलकुलेट करके दिया जाता है, वो काम आप सही चल रहा है, अगर कोई तकनीकी खराबी तकलीफ ना आई हो तो। जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो दूर दराज के प्रोजेक्ट्स हैं, हिली एरियाज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काम चल रहा है। और बाकी प्रोजेक्ट्स में इस बार जो आप देखेंगे बजट में, जो माननीय रेल मंत्री ने कहा कि हम 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स को छांटते हैं जो उसमें पैसा लगाने के बाद उसके रिटर्न हमें पहले मिले साथ साथ। क्योंकि रेल प्रोजेक्ट में जो योजना बनती है, आपने अगर पटरी बिछा दी और पूरी प्रोजेक्ट नहीं हुई तो 5 साल लग गए, 4 साल लग गए, तो तब तक आपका पैसा डूब गया, तब तक आपको रिटर्न नहीं मिला। और जब काम शुरू होता है तो एकदम पैसा वापस भी नहीं आता है। तो इसलिए रेलवे की परियोजनाओं में रिटर्न देर से आता है, और उस देरी में आप पैसा भी धीरे धीरे करके लगाएं तो उस योजना का दाम भी बढ़ जाता है, तो फिर योजना और महंगी हो जाती है, तो और महंगी हो जाती है तो और पैसा चाहिए होता है। तो एक ऐसे भंवर में आप फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप ये देखा गया कि वो प्रोजेक्ट लें जिससे रिटर्न तुरंत मिल जाए, जो कि रूट को डीकंजेस्ट करे। जैसे अजनी नागपुर सेक्टर है, या बिलासपुर अनूपपुर का है, बिलासपुर उरकुर रायपुर सेक्टर है, या आपको अगर उड़ीसा में जाए कुछ लाइनों पे खुर्दा रोड बोलांगीर सेक्टर है, जहां पैसा लगाने के बाद ट्रेन तुरंत चल जाएगी और आपको पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक सोच है। इस बार हमने इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया। लास्ट माइल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन लास्ट माइल पेइंग प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना बहुत आवश्यक है। अब आज ये भी चर्चा हुई, हालांकि अगेन दिस इज, ये एक पॉलिटिकल शिगुफा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इस लोभ का संवरण नहीं कर पाए कि आपसे ये समझें कि जब आपने एक फ्यूल के साथ एडजस्ट होने वाला कंपोनेंट लगाया ही है, तो उसमें आपको पीरियोडिकली खुद आकर क्यों कहना पड़ेगा कि ये समय किराए बढ़ रहे हैं? फिर तो वो एक ऐसी बात होनी चाहिए जो अपने आप होती रहे। जी, यही मकसद है इन सब चीज़ों का कि हम कैलकुलेट तो करेंगे ही, हर 6 माह पे कैलकुलेट करेंगे और उस समय अनाउंस तो करेंगे ही। अगर उस समय संसद सदस्य चल रहा हो तो संसद में अनाउंस करेंगे, अगर नहीं चल रहा हो तो हम वैसे अनाउंस करेंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही ना। तो हर ये प्रक्रिया यही रही है कि हर 6 माह पे इसको, पिछले 6 माह पे कितना बढ़त हुई या कम हुआ, उससे लिंक करके आगे का रास्ता बताएं। ट्रैक्स और उसमें चलते हुए लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यह भी कहा गया कि काकोदकर साहब और पित्रोदा साहब ने जो सुझाव दिए थे, उनको अमल में लाने के लिए वो विल कभी दिखाई ही नहीं दी। एक्सीडेंट्स के बाद कुछ देर के लिए वो बातें फिर जीवित होती हैं और एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। फॉग के समय अभी भी पटाखों का इस्तेमाल, कई चीजें उस प्रिमिटिव स्टेज में हैं जहां हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कम से कम आगे मूव हो जाना चाहिए था हमको। इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, पहले समझना चाहिए, पटाखों की टेक्नोलॉजी बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है, और अगर आप पटाखे से हटते हैं तो जिस सिग्नलिंग सिस्टम पे जाते हैं वो काफी महंगा सिस्टम है। सस्ती, टिकाऊ और भारतीय टेक्नोलॉजी पटाखे, कोई गलती नहीं है, और चाहे कैसा भी मौसम हो कभी धोखा नहीं देता पटाखा आपको। तो इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आज के समय में अगर फॉग आ जाता है तो हवाई जहाज भी बंद हो जाता है। रोड की यातायात की बात छोड़िए, लेकिन रेल केवल एक ऐसा माध्यम जो हमेशा चलती है, अभी फॉग में चाहे धीरे चलती हो। तो ये चीज तो समझनी चाहिए कि ये फॉग में भी हम चल रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही कि सेफ्टी के जरिए आप ऐसे क्या चीज है, तो हमने जैसे बताया इस बजट में कि हम लोग की जो दुर्घटनाएं ज्यादातर होती हैं अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पे, तो उस पे हम
ब्रिज बना रहे हैं, ऊपर वाला आरओबी या अंडर ब्रिज, उस पे 1786 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हमारे पास 11,000 के आसपास अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं और 30,000 करीब पूरे हैं, तो इनको कम करने की आवश्यकता है। दूसरा चीज जो की गई है कि हमने देखा कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं अगर बगैर बताए रेल की पटरी में क्रैक आ जाए, जैसे हमने देखने में मिला, तो अगर ये पहले से डिटेक्ट हो जाए किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा, जिसमें देखा गया आपने रेल बॉर्न अल्ट्रासोनिक फ्लॉड डिटेक्शन व्हीकल का बात करी गई है, तो उसको खरीद के इसको लगाया जाएगा। और तीसरी सबसे अच्छी चीज जो है वो ये कि अभी तक भारतीय रेल में मेन लाइन सेवा या सबर्बन सेवा में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम नहीं लगाया गया। इसका मतलब यह कि आप चलती गाड़ी में लटकते हुए भी गाड़ी यात्रा चल जाएगी, ऐसे हालत में आप गिर सकते हैं। कोई आपने सुना होगा ट्रेन को पुश कर दिया किसी ने, नीचे गिर पड़ता है, चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। तो अगर आप ट्रेन के दरवाजे बंद करके गाड़ी चलाएंगे तो सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों ही पर असर पड़ेगा। इसके ऊपर इस बार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा गया, कुछ ट्रेनों में हम लगा के देखेंगे कि कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम दूसरी जगह लगा रहे थे, अब इसमें भी इधर भी इसको समावेश करेंगे। 11,000 से 12,000 के आसपास उन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की बात की जा रही है। कुल दुर्घटनाएं जो रेलवे की होती हैं उसका 40% असल में इन्हीं मानव रहित क्रॉसिंग्स पर होता है। अब इसको धीरे धीरे फेज आउट करने के बारे में बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि हम इस पर खास तवज्जो देंगे, लेकिन एक बार फिर ये कब तक? इसके लिए 5 साल या उसके बाद के और 5 साल चाहिए होंगे, क्योंकि लगभग हर रेल बजट में हम इसकी चर्चा सुनते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद अरुण साहब के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत समय पर आप देख रहे हैं। मोदी की मेल पास या फेल, और इस महकमे के टॉप ब्यूरोक्रेट हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं। अरुणेंद्र कुमार साहब, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ हम अभी रूबरू हैं। अरुणेंद्र साहब, लेकिन कुछ एक बातें वाकई माइलस्टोन लग रही हैं और एक बार फिर से एक फ्रेश एयर की तरह लग रही हैं। जैसे सोलर पैनल लगाए जाने की बातें हो रही हैं ट्रेन में, गोडाउन को आप कह रहे हैं वातानुकूलित करेंगे, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा कि कम से कम जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनका ख्याल रखा जा सके। इस तरह की कई इनोवेटिव बातें भी हैं इसमें। उन 5-6 बातों को जो आप समझते हैं एक्सक्लूसिव हैं और जिनसे फायदा होने वाला है रेलवे का इस्तेमाल करने वालों को, वो कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले आपने सोलर की बात करी। रेलवे में प्लेटफॉर्म की छत खाली होती है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि सोलर पावर को, सोलर एनर्जी को रेलवे इस्तेमाल करे। और अभी कटरा में जो इन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ भी हमको ये निर्देश दिए कि आप इतने बड़े स्टेशन में यहाँ सोलर पैनल लगाएं। तो हम इस मिशन को मोड में लेके चल रहे हैं कि जो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स की छत है, रेलवे की बिल्डिंग्स हैं, रेलवे के स्टेडियम्स हैं, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाएं और ऊर्जा जनरेट करें। दूसरा चीज़ जो सामने आई वो एग्री रिटेल को लेके है। उसका मतलब ये है कि जो सब्जियां और फूल, ये जो फल हैं, अगर इनको हम समय से पहुंचा सकें तो हो सकता है कि इससे जो है जो दामों में बढ़ोतरी है उस पर असर पड़े। ये रेलवे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है 2 या 4 या 6 गाड़ियां चलाना, लेकिन देश के लिए बहुत आवश्यक है कि समय पे माल ढुलाई हो जाए। और इसके लिए अगर स्टोरेज फैसिलिटी की अभी ज़रूरत पड़े तो हमने सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग अथॉरिटी से बातचीत करके हम वहाँ गोदाम बनाएंगे जो रेफ्रिजरेटेड गोदाम हो, और रेफ्रिजरेटेड वैन्स ही बनाएंगे। मिल्क की बात करते हैं, दूध की बात, दूध की ट्रेनें अभी चल रही हैं लेकिन बहुत कम है, इसको भी बढ़ाने की योजना है। दूध का जो टैंकर है जो 40,000 लीटर ले आता है उसको भी बढ़ा के 44,000 टन बनाने की बात है। सॉल्ट वैगन है, जो कि सॉल्ट डालने से वैगन की स्टील खराब हो जाती है, वो लाइनिंग का वैगन बना के उसको हम इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रेल बेस्ड टूरिज्म की। भारत के 125 करोड़ जो तीर्थ यात्री हैं उनको हम उनके चाहे हुए मनपसंद जगह पे रेल तीर्थों पे घुमाएं। इसके लिए 2 तरह की योजना, एक तो फुल्ली पैकेज ट्रेन जिसमें आप सब जगह जाएंगे और आपको ट्रेन के बाहर केवल घूमने के लिए निकलना पड़ेगा, वो भी पैकेज में होगा। और दूसरा, इन तीर्थ स्थलों के बीच में या तो ट्रेन चलाई जाए, जिसके 2 ट्रेनों का अभी इसमें घोषणा की गई है, जो कि एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाए। ठीक, तो ये सोच अलग है, जो भारत की आम जनता के लिए सोच है, भारत की ग्रोथ के लिए सोच है। अभी आपने क्योंकि बीच में फ्रेट का भी जिक्र किया, आपने पेरिशेबल आइटम्स कैसे अगर वो वक्त पर जगह पर पहुंच जाएं तो उसकी कीमत को काबू में किया जा सकता है, ये भी आपने बताया। फ्रेट के मामले में जहां हम ये सुनते हैं कि हम दुनिया में 4थे नंबर पर आ गए हैं माल ढुलाई के संदर्भ में, वहीं हम ये भी सुन रहे थे कि हमारी इसमें कमी आई है और ये एक्चुअली ये रेवेन्यू फॉरगॉन है। ये क्यों हुआ? ये विरोधाभास क्यों है? एक तरफ उधर हम बढ़ोतरी भी देख रहे हैं और इधर हम क्यों वो बिजनेस लूज कर रहे हैं?
देखिए, हम जो थोड़ी बहुत कमी आई थी वो क्योंकि जीडीपी में जो ग्रोथ उम्मीद की थी उतनी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं कि रेलवे के पास माल डब्बे नहीं थे या रेलवे ने माल लेने से मना कर दिया, लेकिन जो ग्रोथ नहीं हुई तो उतनी ग्रोथ हमारे पास कम हो गई। 0.1% मतलब 5 मिलियन टन के आसपास की बात थी इस वर्ष, लेकिन हम लोग ग्रोथ करी थी करीब 46 मिलियन टन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में, और इस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 50 मिलियन टन बढ़ने की ग्रोथ रख रहे हैं। तो ग्रोथ माल यातायात में तो हो ही रही है, लेकिन कितनी ग्रोथ होनी चाहिए उसका वो डिपेंड करता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ कोर इंडस्ट्रीज में कितनी हो रही है। ये भी कहा गया कि वो कौटिल्य का उदाहरण देते हुए ये बात कही गई कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना है उसको कॉमर्शियली सोचना पड़ेगा, और फिर कैसे लोगों को सर्विसेज मुहैया करानी है ये एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर सोचना होगा। क्या प्रकारांतर से ये कहा गया है कि क्रॉस सब्सिडी ही एक तरीका है कि रेलवे लोकप्रिय भी बनी रहे और वो कमाऊ भी बनी रहे? नहीं, इसको ऐसा मत समझिए। ये है कि हम ये जान देना चाहते हैं कि भारत की आम जनता कितना बोझ टिकट का सहन कर सकती है। उसके बाद जो पैसा की जरूरत है वो क्रॉस सब्सिडी कितने हद तक जा सकती है, और काफी हद तक जा चुकी है। तो हमारे पास जो कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ आय के उसको उपार्जित करना पड़ेगा। वो ये कि स्टेशंस को हम डेवलप करें इस तरीके से जैसे और जगह हैं कि होटल्स बनाए, मॉल्स बनाए, और उससे जो आय आए वो रेलवे के लिए जरूरत की बने, और इससे हम बाकी जो पैसेंजर ट्रैफिक में एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसको किस तरह से कम कर सकें। बिकॉज ट्रेन में किराया बढ़ाना सबसे आसान चीज है। आप किराया बढ़ा दीजिए तो वो तो तरीका सही नहीं है। इतना किराया बढ़ना चाहिए जितना कि अपेक्षाकृत कोई स्वीकार कर सके, अदरवाइज आप सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा बात। तो इसलिए हमको दूसरे स्रोत जो निकालने पड़ेंगे जहां से हम आय उपार्जन कर सके। एक और बात की रेवेन्यू कहां से आएगा, ये 3 बातों का जिक्र किया गया। वो रेलवे पीएसयूज की बात की गई, पीपीपी की बात की गई और एफडीआई की बात की गई। बजटरी सपोर्ट की चर्चा उतने मुखर होकर इस बार इसलिए नहीं हुई क्या कि पहले वो असल में एक दूसरे पार्टी का एक रेलवे मिनिस्टर होता था जिस बात को और बढ़ चढ़कर कहता था, या ये दिस गोज विदाउट सेइंग ये चाहिए और ये होगा? नहीं, ऐसा नहीं। पिछले वर्ष हमें 26,000 करोड़ रुपए मिले थे, अंतरिम बजट में 29,000 करोड़ मिले थे, 3,000 करोड़ की बढ़ावा हुआ था। इस बार 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया गया, उसके बाद 1,000 करोड़ रुपए और देने की बात उठ रही है, और 100 करोड़ रुपए हाई स्पीड के लिए दिया गया जी। तो जो हमको जीबीएस मिला है उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, और उसके काफी कंपोनेंट्स हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन हमको जीबीएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पैसा तो मिला है, और उस पर हम डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि कमी हो ज्यादा, तो ये डिबेट कभी भी चल सकती है, लेकिन रेलवे को पैसा तो मिला है। वैसे आपका इसमें आपका फंडामेंटली क्या मानना है? जब एक जगह ये चर्चा होती है कि आप देखिए ब्रिटेन में पहले जो सब्सिडी थी उसको और बढ़ा दिया गया है रेलवे के लिहाज से, क्या इसको मेनली एक वेलफेयर टूल की तरह होना चाहिए रेलवेज को, या आपको लगता है कि इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है कि ये कहां से कितना रेवेन्यू आएगा और उसमें कितना वेलफेयर, कितना सब्सिडी और कितना आप लोगों के लिए उसमें ध्यान रख सकते हैं? देखिए, अभी भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊं कि अगर 100 रुपए पे पैसेंजर टिकट है तो करीब 38 रुपए सब्सिडी के तौर पे आता है। और जो रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाने की बात उठ रही है उसमें हम एक ये भी मकसद दिया गया कितना क्रॉस सब्सिडी कम की जा सकती है, और रेलवे को ऐसा धन अर्जित करने के और नए साधन क्या बन सकते हैं, इसको स्टडी करके बताएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप बार बार किराया बढ़ा भी नहीं सकते, सही भी नहीं है, और रेलवे की छवि के लिए भी सही नहीं है। तो अब ये बात उठती है कि ये पैसा आएगा कहां से। इसलिए ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो बताया गया कि जो हमारे पास पीएसयूज हैं जो ढूंढ रही हैं कि हम पैसा कहां लगाएं, तो अगर रेलवे ऐसे कोई साधन बता सके कि साहब आप इसको लगाइए, जैसे कि हमने आप कुछ स्टेट में छत्तीसगढ़ में किया, या कर्नाटका स्टेट में, और आंध्र प्रदेश में या राजस्थान, आपको बहुत तकलीफ होगी। वो जितना एरिया में गड़बड़ समझते हैं तकलीफ वाली, उसको छोड़ने के बाद भी बहुत जगह बाकी है जहां हम एफडीआई का रुख अपना सकते हैं। और बजट में हमने तमाम घोषणाएं सुनी हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए, रेलवे मिनिस्टर के लिए प्रायोरिटी एरियाज कौन है, किनको पहले हम एड्रेस होते हुए देखेंगे अगले 7-8 महीने में, 1 साल में? देखिए, हम तो 2 तरह से देखा जाएगा इसको। एक तो हमने जो बताया प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, उस पर काम चल रहा है, उस पर डायरेक्शंस भी हैं, उसकी मीटिंग भी होती रहती है। एक साथ साथ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप भी बनाया गया जिसमें हम
रेलवे के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी मिलके कोई स्टेट में समस्याएं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो बनाया जाएगा। ये तो एक तरफ की बात, सेफ्टी की बात हुई। हम नई चीज़ें टेक्नोलॉजी डिसाइड करिए, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आरओबीज बनाएंगे। लेकिन जो यात्रियों के लिए जो बात उठती है, महिलाओं यात्रियों की बात करें, खाने की बात करें, सफाई की बात करें, वो चीज़ पे अलग बात करी जाएगी। तीसरी बात उठी है जो एफडीआई को लेके या स्टेशन डेवलपमेंट को लेके, ये अलग मुद्दा है। और चौथी बात जैसे मैंने बताया, रेल टूरिज्म, सोलर एनर्जी पावर, आईटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, इस पे जो काम होना है, अच्छे तरह के वैगन बने, मिल्क विजन, एग्री रिटेल, ये चीज़ अलग है। और सभी पे बराबर काम होगा, क्यों हर एक को अपना अपना काम करना है। और ये हम लोग का काम है, सबको बिखराव अगर कुछ कहीं दिखता भी है, कहीं कमी दिखती है, इकट्ठा करके उनको आगे ले चले। कई सारी बातें ऐसी हैं जिनको आप शोकेस करते हैं, एक महकमे के तौर पर आप बताते हैं, और वो आपकी उपलब्धियों के तौर पर मेनली देखी जाती हैं, और वो बहुत हाईलाइटेड होती हैं और चमकीली भी होती हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बुनियादी होती हैं, और उन पर काम नहीं होने की वजह से साल दर साल लोगों को भुगतना पड़ा है और रेलवे को भी भुगतना पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी बात रही है सेफ्टी और सिक्योरिटी। बहुत सारे खाली पड़े पद सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं, और सेफ्टी के लिए दूसरी जो बातें करनी चाहिए, जैसे आपने जिक्र किया कि अब एक कुछ अलग पहल कदमियां की जा रही हैं। क्या सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया यही होना चाहिए रेलवे का, सेफ्टी और सिक्योरिटी? ये बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम सेफ ट्रैवल और सिक्योर ट्रैवल नहीं दे पाए तो फिर ट्रैवल क्यों करेगा कोई। तो साथ साथ कंफर्ट आवश्यक है, बट वो भी आता है, लेकिन सेफ्टी बहुत ही आवश्यक है, सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है, और इस पे हम काम कर रहे हैं। आपने पद रिक्ति की बात करी, हर वर्ष हम करीब 55,000 लोग भर्ती होते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से। करीब 2.5 करोड़ अर्जियां आती हैं 1 लाख पद के लिए, उसका एनालाइज किया जाता है, और एग्जाम्स जब चलते हैं तो करीब आपके लिए तो बड़ा टाइट रोप वॉक होगा। एक तरफ आपको ये रिक्तियां भरनी है, दूसरी तरफ आपने ये भी जिक्र किया कि कितना सैलरी और पेंशन में चला जाता है। ये फिर भी इसमें फिर वो बैलेंस स्ट्राइक करना ये भी बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। ये तो चुनौती है, इसलिए तो काम करने में मन लगता है। अरुणेंद्र साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हुए थे, और उन्होंने बताया कि ये जो चैलेंजेस हैं, इन्हीं से पार पाने में हमको आनंद आता है, और नरेंद्र मोदी भी इसी तरह के चैलेंजेस से पार पाने के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। मोदी की मेल आप लोग खूब बढ़िया तरीके से चलाएं, इसके लिए समय की भी शुभकामनाएं आपके साथ। और अरुणेंद्र साहब, आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं। मोदी की मेल पास या फेल, ये विश्लेषण जारी है।